पंचायत विद रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी पंचायत बैठ चुकी है, यानी कि न्यूज़ 18 इंडिया के सभी पंचायती रिपोर्टर्स बैठ चुके हैं और इस पंचायत में हम आपको वो किस्से कहानियों के साथ साथ वो पॉइंट्स भी इसमें बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली बम ब्लास्ट के वक्त क्या हुआ, कैसे खबर लगी कि ब्लास्ट है और किस तरह से जांच आगे बढ़ी और क्या जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का वक्त आ गया है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर जो पार्ट 2 की बात जो पूरे देश में हो रही है, क्या वो अब होने का वक्त आ गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वही कड़े तेवर और वही सख्त फैसलों के लिए जो जाने जाते हैं हमेशा से, क्या वो फैसला ले पाएंगे? तो ये पंचायती रिपोर्टर्स बैठे हैं, इन सबसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन पहले मैं परिचय करा देता हूं। रचना हमारे साथ हैं जो सबसे बिल्कुल मेरे दाईं तरफ बैठी हुई हैं। रचना उस वक्त मौजूद थी जब ये हमला हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर क्या क्या मौके पर मौजूद रहा वो अपना आंखों देखा हाल बताएंगी कि किस तरह से घटनाएँ घटी। दीपक बिष्ट जो एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आपको बताएंगे कि सबसे पहले उनको खबर कैसे लगी, क्या दिल्ली पुलिस को भी ये खबर थी कि ब्लास्ट हुआ है, क्या मीडिया या फिर उनसे पहले मीडिया वहाँ पर पहुँची। और उसके बाद प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ हैं जो दिल्ली बम ब्लास्ट, चाहे एलएनजेपी के घायलों की बात हो या अल फलाह यूनिवर्सिटी जो आज बेहद चर्चा में है, वो कैसे कनेक्शन एक के बाद एक जुड़े, वो पूरे सारी कहानियाँ, सारे लिंक आपको बताएंगे। और अमित पांडे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो जांच एजेंसियों का है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, क्योंकि गृह मंत्रालय बेहद करीब से कवर करते हैं अमित पांडे। तो ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति है, एजेंसियां क्या करने वाली हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और क्या ये सारी कड़ियाँ जुड़ते हुए जो मैंने पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, इस पर चर्चा होंगी। सबसे पहले दीपक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे पता चला ब्लास्ट के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस को तो पता ही नहीं था। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं उस दिन क्योंकि 10 नवंबर का दिन था और सभी को याद होगा कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा विस्फोटक बरामद हुआ था। हम लोग सब वहीं से रिपोर्टिंग करके लौट ही रहते, क्योंकि सुबह 7 बजे के गए हुए हम शाम को 7 बजे वापसी कर रहे थे, 1.5-2 घंटे के जाम के बाद थके मारे। तो मैं जब अक्षरधाम के पास पहुँचा, मेरे साथ मेरे सीनियर विजय थे, राकेश नेगी, तो हमने कहा नेगी जी हम ये पे उतर जाते हैं। तो उसी दौरान मेरी कुलीग प्रियंका का कॉल आया मुझे। प्रियंका का ही आ गया। प्रियंका ने कहा कि सर वहाँ पर ना एक बड़ा धमाके की आवाज़ आई है सेंट्रल में, सेंट्रल दिल्ली बोला इन्होंने, बोला ये नहीं बोला कि कहाँ पर हुआ। तो इन्होंने जब बोला कि कार में, क्राइम रिपोर्टर आप हैं और धमाके की खबर प्रियंका कॉल की, हो सकता है कि उनके कोई नोन वहाँ पर हो, क्योंकि उस वक्त फ़ोन बज नहीं रहा था, हम सब लोग कूल थे। और उसी दौरान फिर मैं, जब प्रियंका ने बोला कि धमाके की आवाज़ बहुत बड़ी सुनी गई, तो मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ और मैंने ऐसे धमाके बहुत सुने हैं, तो मेरा दिमाग सीधे वहीं गया। लेकिन वो अनहोनी समझ के मैंने कहा ऐसा ना हो, तो मुझे भी पता था कि वो एक बहुत बड़ा विवश हम देखेंगे। उसके बाद फिर मैंने फायर को कॉल लगाया। फायर को मैंने बोला कि आपके पास कोई ऐसी कॉल आई है कोई धमाके की? फायर बोले तो फायर ब्रिगेड, दिल्ली फायर सर्विस। तो दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से कहा गया हाँ सर एक कॉल आई है, और उस कॉल में ये बताया गया कि एक कार में धमाका हुआ है और उसके अलावा 2-3 कार भी चपेट में आई है। तो उतनी देर में मैं उनसे बात करते करते मैं लिखना शुरू हो गया था कि कार में एक धमाका हुआ है और आग लगी है, 2-3 कार और चपेट में। मैंने फ्लैश उसी वक्त मैंने 20 सेकंड में फ्लैश लिख के भेज दिया। उसके बाद मैंने राकेश नेगी से बोला कि यार नेगी जी एक काम करते हैं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी सीधा हाँ मना नहीं किया। मैंने कहा देखिए वो ब्लास्ट कुछ भी हो सकता है, हमें जाना चाहिए एज अ रिपोर्टर। हम क्योंकि सुबह से आए 12 घंटे से, लेकिन हमने प्लान किया, हमने गाड़ी भगाई। सुबह कब से आए थे आप? हम सुबह 7 बजे के आसपास, उस दिन मेरा ऑफ था और उस दिन देखिए मैं घटना भी 6:50-6:55 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। 12 घंटे हो गए थे। तो वहाँ से हमने गाड़ी अपनी मूव करा दी लाल किले की तरफ। तब तक मुझे पता चला कि लाल किला गेट नंबर 1 के पास धमाके की कॉल है। तो मैं मूव कर गया और ऑफिस को मैंने मैसेज डाला। उसके बाद मेरे दिमाग में ही चल रहा, हम दोनों बात करते हुए चले थे। मैंने कहा ये धमाका ना हो, अगर ये होता है तो बहुत बड़ा मिस होगा, और अगर नहीं होगा तो चलो एक वहाँ पर हम देख के आते हैं कि हुआ कैसे है। तो हम निकल गए। लेकिन मैं वहाँ जाते जाते मैंने अपने 2-3 अपने जो सोर्सेज थे उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा एक गाड़ी में धमाका हुआ है, देख लेना, क्योंकि आज जैश का बहुत बड़ा माल पकड़ा गया है। विस्फोटक 2900 kg फरीदाबाद में पकड़ा गया है। उस टाइम तक 7 लोगों की अरेस्ट हुई थी, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल समेत।
तो मैं वहाँ पर मतलब एक अंतर मन चलता है ना एक क्राइम रिपोर्टर का, तो दिमाग में लग रहा था कि कुछ हुआ है। क्योंकि आप देखिए ना, सिलेंडर ब्लास्ट जब होता है तो सिलेंडर ब्लास्ट में धमाका नहीं होता है, सिलेंडर नहीं उड़ाता, वो आग लगाता है। तो यहाँ पर धमाका हुआ था। तो हम जैसे तैसे करके, हमारे ड्राइवर ने गलत राइट साइड से मोड़ दी, वो राजघाट से हम सीधे जाना चाहते थे अंदर लाल किले की तरफ, हम चले गए पीछे की तरफ हनुमान मंदिर होते हुए, तो वहाँ लग गया जाम, क्योंकि दिल्ली में जाम लग गया था, आपको पता ही है। ट्रैफिक का समय भी पूरा ट्रैफिक का रूट था। तो हमने गाड़ी में उतनी देर में लाइव मांगने लगे, तो हमने गाड़ी के अंदर से लाइव देना शुरू किया। और उसके बाद जैसे ही लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, गूगल देखा तो गूगल ने दिखाया कि 900 मीटर या 1000 मीटर के आसपास दिखा रहा था, और टाइम दिखा रहा था कि आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। राकेश नेगी ने कहा कि दीपक एक काम करते हैं, पैदल चलें। मैंने कहा सर पैदल नहीं, दौड़ के चलना पड़ेगा। नेगी साहब तो, और आप भी और नेगी साहब दोनों पहाड़ी हैं, तो इसमें कहाँ फिर हम दौड़ते भी हैं। तो हम वहाँ से हमने पूरा सामान किट किया, और उसके बाद हमने दौड़ लगा दी लिटरली। तो लोग हमें देख रहे थे कि दौड़ क्यों रहे हैं, उन्हें नहीं पता था क्या हुआ है, हमें पता था क्योंकि जाम लग गया था पूरा ओवरऑल। तो हम जैसे जैसे स्पॉट पर पहुँचे, तब तक मैंने फिर ऑफिस को बोला कि ये एक ब्लास्ट है तुरंत, क्योंकि वहाँ पर सेल से लेकर IB वगैरह सब कुछ चलता रहा। उसके बाद देखा वहाँ पर पहुँच के, तो आपकी जब बात हुई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्या पुलिस अधिकारियों को पता था कि बम ब्लास्ट है या किसी को नहीं, किसी को कुछ नहीं किसी पता? को नहीं, मेरी आपको पहले हाँ, पता चला और आपके थ्रू पुलिस अधिकारियों को पता चला? मैंने देखिए स्पॉट पर 2-3 पुलिसकर्मी थे वहाँ पर, जो लोकल बीट के पुलिस कांस्टेबल थान सिंह है, हम लोगों ने इंटरव्यू किए थे उनके, वो लोग स्पॉट पे थे, वो नॉर्मल वहाँ पर उनकी ड्यूटी रहती है। तो धमाके के बाद वो भी दिखते रहे, क्योंकि हम लोगों ने उनके भी इंटरव्यू लिए। लेकिन मैंने उस गाड़ी से लेकर वहाँ तक पहुँचे में मैंने 3-4 पुलिस के ऑफिसर से बात करी। मैंने कहा एक गाड़ी में धमाका हुआ, एक बार चेक कर लीजिए, अपनी टीम भेज दीजिए। मैंने अपने उस वे में कहा कि ये भी चौकन्ना हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में हम लोग सतर्क हो गए थे कि स्पेशल सेल मूव टू लाल किला, वो भी निकल गई। वहाँ पहुँचे तो वो ब्लास्ट था। फिर मैंने अपने नज़दीक से देखा, जिस तरह का ब्लास्ट था वो मैंने पहले देखे हुए थे। 2005 का देखा था मैंने सरोजनी नगर, 2008 का देखा था, 11 का देखा था, 12 का देखा था। 12 का हालांकि स्टिकी बम था, वो नॉर्मल था, लेकिन जो बड़े धमाके, लेकिन ये बड़े धमाके हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया का ये वो पत्रकार है जिसको पुलिस से पहले जानकारी थी। बिल्कुल। प्रियंका, आपको कैसे पता चला जो आपने दीपक को फ़ोन किया? क्या उस वक्त क्या कर रहे थे आप? मेरा ऑफ था, मैं घर पे थी, और मुझे क्या हुआ कि देखो ये रिपोर्टिंग है, ऑफ था, ऑफ के बावजूद भी आपने बड़ा, क्योंकि उस दिन बड़ी खबर थी, और आप पता है रिपोर्टर्स के नेवर बी एट रेस्ट कहा जाता है ना, तो हम आराम से नहीं हो सकते। तो ऑफ था, और पूरे दिन भर क्योंकि टीवी चलता ही है घर पे, तो ये चल रहा था कि इतनी बड़ी खेप पकड़ ली है, फरीदाबाद में ये हो रहा है, तो ये अपने आप में डिस्कशन घर पे भी चल रहा था। उसमें हुआ ये कि 6:55 के लगभग मुझे किसी का कॉल आया चांदनी चौक से, और उन्होंने बोला कि मैडम यहाँ धमाका हो गया है। आपको ना अब आदत नहीं रही है दिल्ली में धमाकों की, आप समझिए, क्योंकि मेरे को याद है कि 2014 के बाद से 2011 में एक जो हाई कोर्ट ब्लास्ट हुआ था, तब मैंने अपना करियर, नया मेरा 1 साल ही हुआ था करियर में आए हुए, तब मैंने वो पहला ब्लास्ट कवर किया था, पर उसके बाद कुछ मेजर हमने दिल्ली में कभी नहीं सुना। मैंने जैसे कहा ना, बीच में आपको भी रोक रहा हूँ, दीपक बिष्ट ऐसे रिपोर्टर है जिन्होंने पुलिस को जानकारी धमाके की, और ये ऐसी रिपोर्टर हैं जिनकी करियर ही शुरुआत ब्लास्ट से हुआ है। हाँ, मतलब कहा जा सकता है कि वो फेम वाला जो मौका था वो हाईकोर्ट ब्लास्ट से ही हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे किसी ने कॉल किया कि यहाँ धमाका हो गया है, पर आपके जहन में नहीं होता कि दिल्ली में धमाका क्यों होगा, आता ही नहीं, वो फर्स्ट थॉट है ही नहीं। पर ये हुआ कि जितनी देर में मैं रिकॉल करती हूँ उस कॉल को, तो मैंने ये दिमाग लगाया कि सुबह ये सब हुआ है और फरीदाबाद में हुआ है, तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं है। तो जब तक मैं दूसरों से क्रॉस कंफर्म करती, तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा मेरे लिए होगा मैं पहले क्राइम रिपोर्टर को बताती हूँ कि मेरे पास ऐसी कॉल आई है। और इस बीच 2 कॉल मुझे आ गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने इनको कॉल किया और मैंने इनको बोला कि सर ब्लास्ट वाला कुछ है, आप देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ आवाज़ें आई है, और आवाज़ ऐसी आई है कि चांदनी चौक के लोग कॉल कर रहे हैं कि ITO तक सुनाई दिया है, तो कुछ बड़ा है। सर ने तुरंत से फ़ोन वोन काटा और उन्होंने आगे का आपको सारा बताया। बट ये है कि जो चांदनी चौक के मार्केट के लोग थे, जो वहाँ रोज़ काम करते हैं, जब उन्होंने फ़ोन करके और जिस टोन में बताया ना कि धमाका हो गया है, मेरे पहला थॉट ये था कि चांदनी चौक मार्केट के अंदर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ कितनी भीड़ है। अगर ब्लास्ट है, मतलब आप अपना रैशनलाइज दिमाग शुरू कर देते हैं कि ब्लास्ट हुआ है, तो मेरे दिमाग में ये था कि चांदनी चौक पूरा शादियों का सीज़न है, लोगों की ज़बरदस्त भीड़ वहाँ रहती है। अभी तो चांदनी चौक ऐसा है कि आप बस खड़े रहिए, लोग खुद ही चलाते हैं आपको, की भी जगह हाँ। धक्का ही देते हैं। तो मुझे बस पहला थॉट ये था कि चांदनी चौक के लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो चांदनी चौक मार्केट में ना हुआ हो अगर ऐसा कोई धमाका हुआ है। तो उसके बाद मैं टीवी से चिपक गई कि क्या अपडेट आ रहा है, क्या आ रहा है। उसके बाद जो वहाँ के लोकल लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप शुरुआती जो है कि आप कुछ वीडियोस दे दीजिए, कुछ वहाँ दिख रहा है तो क्या है।
वो जो शुरुआती वीडियोस हमारे पास आए, वो शुरुआती वीडियोस हमने फ्लैश किए। सबसे पहले हम लोगों ने फ्लैश किए क्योंकि लोग वहाँ पर जो थे वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहे थे। आप मानेंगे नहीं, मुझे जैन मंदिर से कॉल आया और उन्होंने बोला यहाँ चीथड़े पड़े हैं। अच्छा, मुझे लगा इट्स टू अर्ली। मैंने उस बात को मैंने कहा इट्स टू अर्ली, प्लस ये टाइम पे पहुंच गए थे। हाँ, जोश में और ज्यादा लोग बोल जाते हैं। उन्होंने बोला शीशे टूटे हैं, उन्होंने बोला चित्रे पड़े हैं, तो मैंने कहा कि देख रहे हैं, रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं। रिपोर्टर हमारी रचना भी वहाँ सबसे पहले पहुँचने वालों में थी। रचना उस वक्त क्या कर रही थी जब खबर आई? जब 6:55 पर ये कॉल आया कि धमाका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टर्स के पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो उसमें चल रहा था, तरीके की बातें चल रही थी कि रिक्शा की बैटरी फटी है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन जल्दबाजी होती। तो एक वीडियो जब आया तो कंफर्म हो गया कि ये ब्लास्ट हुआ है। वो वीडियो मैंने अपने ऑफिस के ग्रुप में डाला, तो अमित पांडे जी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या तुम कन्फर्म्ड हो उसके लिए? मैंने कहा हाँ सर, 100% कन्फर्म्ड हूँ, क्योंकि तब तक और लोगों से बात हो चुकी थी और 6:55 का ये टाइम था। मैं उस वक्त अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर पर बस पहुंची ही थी। तब तक असाइनमेंट का फ़ोन मेरे पास आया कि रचना तुम्हारा नंबर हमने दिया है, तो फ़ोनों तुम्हारे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके। तो बस बैग रखते साथ ही लगातार फ़ोन आ रहे थे कि कभी बिहार चैनल का, कभी यूपी का, तो मैं लगातार फ़ोनों दे रही थी। फ़ोनों देने के बाद 10 मिनट तक ये सिलसिला चला। उसके बाद मैंने बस जाकर अपना चेंज करके नाइट सूट की टी-शर्ट ही डाली थी। तब तक मेरे पास फिर से असाइनमेंट का कॉल आया कि रचना तुम LNG कितनी देर में पहुंच जाओगी? मैंने बोला सर आधे घंटे में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुरंत से तुम निकलो। मतलब उस दिन यतेंद्र जी मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैंने अपना चार्जर लिया, पावर बैंक लिया और अपने भाई को बोला कि तुम तुरंत चलो, मुझे वहाँ छोड़ के आओ, क्योंकि गाड़ी करती, ओला करती, ड्राइवर बुलाती, समय बर्बाद होता। तो मैं उसमें निकली। उसके बाद जो मेरे साथ VJ असाइन थे, विशाल ठाकुर, उन्होंने मुझे कॉल किया कि रचना मैं आपको पिक कर लूँगा, आप रास्ते में कहाँ हैं? मैंने बोला समय नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ आइए, मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच रही हूँ। भाई भाभी मेरे दोनों मुझे छोड़ने के लिए गए। उसके बाद मैं जा रही हूँ, दिमाग में कई तरीके की बातें चल रही हैं कि वहाँ पे क्या होगा, क्या मंजर होगा। और जब मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये पहला एक ऐसा मौका था जब कोई ब्लास्ट वाली खबर, क्योंकि मेरे करियर की ये पहली खबर थी, जब मैं वहाँ पहुँची तो रोते हुए चेहरे लोगों के, वो हाहाकार वहाँ पर था कि लोग फ़ोटो लेकर, एक महिला अपना मोबाइल में एक तस्वीर लेकर बार बार सबसे पूछ रही थी, इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है, मैं ढूंढ रही हूँ। वो मेरे पास भी आई तो कुछ लोगों ने पूछा क्या क्या, तो उस महिला ने कहा कि आप लोगों को तमाशा चाहिए क्या? मैं पूछ रही हूँ कि इसको कहीं देखा है क्या? तो उससे कहा कि आप अंदर जाइए, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा यतेंद्र जी, उस वक्त में मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि जब मेरे भाई भाभी मुझे छोड़ने आए, तब जब वो वापस जा रहे थे, क्योंकि इतनी दहशत, इतना वो था कि दिल्ली में ऐसी एक जगह हुआ है, कहीं हो सकता है कहीं और। मैं उनको फ़ोन करके मैंने पहली बार शायद अपनी लाइफ में अपनी भाभी को तेज़ आवाज़ में बोला कि सीधे घर जाना, कहीं रुकना नहीं। तो उसने कहा हम सीधे घर जाएंगे। आधे घंटे बाद जब फ़ोन आया, तब तक तो लाइव हो गए थे। तो सर उस तरीके का माहौल जो था वहाँ, उसको देख के पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। सर डर लगा, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना कि दहशत एक पल की होती है और जो हिम्मत है वो ज़िंदगी भर की होती है। तो एक रिपोर्टर के नाते वो हिम्मत दिखाने का वक्त था, लोगों से बात करने का। तो मैं आपको जो बता रही हूँ कि जो महिला फ़ोटो लेके ढूंढ रही थी, अगले दिन जब मॉर्चरी से जब डेड बॉडीज़ लेने का वक्त आया, जो पहुँच रहे थे परिवार, तब पता चला कि वो महिला जुम्मन नाम के व्यक्ति की पत्नी थी, जिसकी डेथ हो गई इसमें। और ये भी बताया गया कि उसका सर भी नहीं, 4 छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसे में डर का तो सामना करना पड़ता है, डर के तो आगे जाना पड़ता है। तो वही वाली एक चीज़ थी। और मेरे ख्याल से सारे जितने भी लोग हैं, भयानक चेहरा, और बिल्कुल भयानक चेहरा सर, कहीं चित्रे पड़े हैं, कहीं कुछ पड़े, रोते हुए चेहरे। एक जो इस ब्लास्ट में जो शिकार हुए थे, उनकी परिवार की एक बहन बाहर रोती हुई, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। बिल्कुल रोएगी, क्योंकि परिवार का कोई करीबन सर 12:30 बजे का, बिल्कुल किसी बात के 12:30 बजे के। पांडे जी आप तो बहुत, क्योंकि आप तो शायद बिहार चुनाव में थे, तब भी आपने सारी खबरें, और आपको रचना बता रही है कि आपने खुद कॉल किया। बिल्कुल अलर्ट थे आप। हाँ यतेंद्र जी, देखिए मुझे कोई भी ऐसा रीज़न विश्वास करने का नहीं था कि ये धमाका हो सकता है। और जब रचना के पहला वीडियो आया, प्रियंका को भी में दूसरा वीडियो आया, तीसरे वीडियो में मैं कहा कि तुम हो क्या, कि ऐसे ही अपने मन से तुम भेज रही हो? मतलब मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं बिलीव करने का था कि ये एक धमाका हो सकता है। इसकी बड़ी प्रमुख वजह थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो इंतजाम हुए थे, जो सुबह जो मॉड्यूल बस्ट हुआ था, अगले दिन बिहार में
पोलिंग होनी थी, अगले दिन बिल्कुल, दूसरे चरण 11 का। तारीख। हम चंपारण पहुंच रहे हैं, चंपारण पहुंच रहे हैं, बेतिया क्रॉस कर रहे हैं, 7 बजे के आसपास इन तीनों ग्राउंड रिपोर्टर्स की धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन, शंकर और आनंद भी थे, हमारे 5 ग्राउंड रिपोर्टर्स की धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन आ रही कि ब्लास्ट है, ब्लास्ट है, ब्लास्ट है। मैं तब भी 7:15 तक मेरे पास कोई भी रीजन नहीं था इस ब्लास्ट को बिलीव करने का। अंततः जब ये ग्राउंड पे पहुंची, इसकी इंफॉर्मेशन आई, शंकर जब गए स्पॉट पर विजिट किया और जब आनंद की इंफॉर्मेशन आई, तब मैंने कहा नहीं यार, ये मामला बहुत बड़ा है और ये एक बहुत वेरी वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड अटैक। तो ये हम अपने साथियों की तरह कई ब्लास्ट हमने भी कवर किए हैं, और लेकिन जितना ज्यादा जो होता है ना अचंभित किया, जितना हतप्रभ किया इस ब्लास्ट ने, शायद ही इससे पहले किसी आतंकी धमाके की घटना ने हतप्रभ किया हो। कुछ अंदर का ये बताइए पांडे जी, आप तो खैर, आप क्या, मुझे लगता है सारे अधिकारी हों, मंत्री हों या अपोजिशन कोई भी हो, आम आदमी भी हो, वो हतप्रभ तो होगा ही, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सरकार को भी शायद 2 से 3 दिन लग गए इसको आतंकी ब्लास्ट मानने में, क्योंकि जांचें चली, जांच के बाद सारी चीज़ें जैसे जैसे प्रूफ आई। क्या आपको ये चर्चा नहीं होती अंदर खाने की, फरीदाबाद में जब इतना वाला मॉड्यूल मिल गया, उसके बावजूद भी लाल किले पर ब्लास्ट होता है, तो एजेंसियां और खासकर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि क्या ये फेलियर नहीं है? ये चर्चा तो हो रही होगी ना अंदर खाने। बिल्कुल यतीन, ये सवाल उठना लाजमी है, और जो आपने फेलियर का नाम लिया, सीधे तौर पर इस लाइन पर पूरा डिस्कशन हो रहा है। लेकिन जब ऐसी धमाके की घटनाएं होती है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी क्या होती है? फॉलो आउट एक्शन। हम कितनी जल्दी रिएक्ट करें, हम रिएक्ट कितनी जल्दी करें। और हमने देखा कि, और दावे के साथ कह रहा हूँ, जितनी अच्छी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमने जैसे ये किया कि इन्वेस्टिगेशंस को कैसे, इस जो फेलियर, चूक या घटना तो है ही, इस तथ्य को उजागर मानवता के साथ जो हमने इस धमाके की चीजें सामने लाई, जो हमने ये ना आपको कहीं देखने को सामने भी लाई। और इसमें देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं, हम फेलियर भी बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तो उसे रोकने का काम तो किया। ये एक अच्छी सफलता थी एजेंसियों की, और उससे संजीदगी से हमने इसको, हमारी पूरी की पूरी टीम ने हमें इसको पेश किया। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, बेशक मैं उस वक्त था बिहार में, उस वक्त अगले दिन पोलिंग होनी थी, लेकिन यकीन मानिए 2 दिन तक मैं भी नहीं सो पाया, 2 दिन तक नहीं सो पाया कि क्या है, क्या चीज मुझे हाथ में लग जाए, क्या चीज मैं दे दूं वहां पर। फिजिकली वहां पर वोट पड़ रहा है, लेकिन जो एक होती है ना रिपोर्टर की बेचैनी की, नहीं अब ये धमाका हो गया, ये क्या होगा आगे, तो उस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल प्रियंका, आप तो दिल्ली, मुझे लगता है पूरा ही एक तरह से पॉलिटिकली कवर करते हैं, क्या पॉलिटिकली भी कुछ चर्चाएं हुई हैं इसको लेकर? पॉलिटिकली चर्चा तो देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, तो वैसे होता नहीं है, लेकिन कई चीजें तो आई होंगी, कई चीजें आई, ऑपोजिशन दिखा नहीं, और ये बड़ा सवाल जनता के मन पे था। और खास तौर पर मैं अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ कहना चाहूँगी, दिल्ली के सीएम रहे हैं 11 साल, दिल्ली का बेटा, तो ये एक सवाल जो लोग वहाँ थे, क्योंकि जिस जगह LNJP में मेरी मौजूदगी थी, मैं मॉर्चरी के बाहर थी, ये वहाँ विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, और वहाँ उम्मीद ये की जा रही थी, जैसे ये बड़ा बेसिक है, मतलब इसमें राजनीति को ना भी इन्वॉल्व किया जाए, तो एक 11 साल तक आपकी पहचान ही दिल्ली रही है अरविंद केजरीवाल की। मुझे लगता है इतने दिन हो गए और आज भी एक भी कोई गया नहीं था। सौरभ भारद्वाज गए थे दूसरे दिन, मतलब ब्लास्ट के अगले दिन वो गए थे विजिट करने के लिए, पर अरविंद केजरीवाल जो है वो नहीं दिखे, जिसका दिल्ली का बेटा अपनी माँ बहनों के पास नहीं पहुंचा, जिनको सच में जरूरत थी। मुझे लगता है कि थोड़ा पता, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली थोड़ी मार खा गए यहाँ पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि ध्यान शायद वही पंजाब में ज्यादा फोकस है, दिल्ली पर है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली से वोट मिलने नहीं है, सरकार आनी नहीं है, दिल्ली जड़ रही है, दिल्ली जड़ रही है और लोग मर रहे हैं, तो ऐसे में तो उनको रहना चाहिए। ये सवाल बहुत, मुझे लगता है कि जनता के बीच में भी ये सवाल था, और रहनुमा, क्योंकि दिल्ली का कहाँ गया, जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से सरकार एक्शन में आई। पहले गृह मंत्री सबसे पहले LNJP पहुंचे, तमाम इंतजामों को उन्होंने देखा, दिल्ली की CM पहुंची, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद पहुंचे, सभी लोग वहां पर टाइम पर पहुंचकर सबने ले लिया था। और हम समझते हैं कि सबसे पहले कोई भी जाके जेपटाइज नहीं करना चाहता, इसीलिए हमें लग रहा था कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो आएंगे, पर अगले दिन आएंगे जब हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि खबर दबड़ में अगर आप जाएंगे तो आप कियोस्क बनाएंगे और ज्यादा, पर वो आए नहीं। यूनिवर्सिटी को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, इसमें तो आया वो मिर्जा जो था, उसका 2008 के जो सीरियल बम ब्लास्ट थे, वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से था। शादाब मिर्जा, देखिए शादाब में, क्योंकि 2000 के आसपास यूनिवर्सिटी प्रभुत्व में आई थी, उस समय के दौरान ही वो उसके बाद पड़ा, और 2008 में ब्लास्ट में उसका नाम आया, अहमदाबाद में उसका नाम आया,
अब जाके 2-3 दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन आई थी। इसके बाद अब एक पेपर ऐसा लीक हुआ है जिसमें दिख रहा है कि शादाब मिर्ज़ा बेग जो इंजीनियरिंग कर रहे थे वो इसी कॉलेज से कर रहे थे। कि ये आतंक का अड्डा बन गया है पूरी तरह से यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी अब आप अभी जो जिक्र हम अभी पांडे जी से कर रहे थे कि किसी को पता नहीं चला अमोनियम नाइट्रेट मतलब 3000 किलो वहाँ से आ जाता है और किसी ना हरियाणा पुलिस को पता चलता है ना एजेंसी को पता। मैं आपको बताऊं शर्मा जी, ये मतलब प्लान देखिए, एक नया पैटर्न था, नया प्लान था, किसी को नहीं पता। खाद के कट्टे जिसे हम कहते हैं गांव देहात में, खाद उर्वरक खाद अमोनियम जो नाइट्रेट था वो रखा हुआ था। कोई अगर पकड़ता भी तो किसी को पता नहीं चलता भाई हमारी गोदाम में तो खाद है, सामने नई चीज पकड़ के लाए किसान है। एक और चीज किसानों के उसमें उन्होंने प्रोडक्ट को किसानों की खाद को लेकर एक पूरा बम बना दिया, नया बॉम्ब तैयार कर दिया कि इसकी भनक भी नहीं लगेगी। जब टाइमर बरामद हुए थे वहाँ से तो उस 20 टाइमर से ये पता चल जाता है कि आप 20 धमाके ऐसे सिलसिलेवार कर सकते हैं। टू ऐड ऑन इट दीपक की बात को, परसों हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की थी। ट्रिपल लेयर अटैक का आतंकियों का प्लान था, यानी कि पहले ड्रोन के जरिए एक धमाके करने की कोशिश थी, वो फेल हो जाता रॉकेट लॉन्चर, और उन दोनों के अलावा तीसरा था कार बॉम्ब अटैक। तो ये जैसा रॉकेट लॉन्चर कैसे लेकर आते, क्या रॉकेट लॉन्चर लाना इतना अवेलेबल, इतना ड्रोन को रॉकेट बनाते हैं। बहुत ही अच्छा ये आपका एक क्वेश्चन है। रॉकेट लॉन्चर लोग सोच रहे हैं बिल्कुल, ये इनकी तैयारी दिखाता है, ये इनकी कैसे इतनी मतलब ये तैयारी से थे, इनको जो लॉन्चर्स थे ये एक्वायर करने की तैयारी में थे। और बाकायदा जैश ने ऐसे पहले भी लॉन्चर से वो एक्वायर किए हैं, कश्मीर में ऐसे आतंकी हमले को देने की कोशिश की है, लेकिन जब राजधानी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और कार बॉम्ब में रॉकेट लॉन्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो अटैक होता है, और उसके जरिए अंजाम देने की ये योजना बना रहे थे। तो सोचिए कितना ये मोटिवेटेड थे, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन लोग मोटिवेटेड थे? वही बुद्धिजीवी लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, जिनके ऊपर हम और आप निर्भर करते हैं। क्या ये पढ़ते क्या है कि डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो आतंकी बनता है? सबसे यहाँ ज्यादा डॉक्टर को जान shocking बचाने point तो वाला यही बनाया है। जाता है। क्या इस पर कोई सरकार की तरफ से कोई मतलब जांच करने वाली चीज नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये लोग? पढ़ा तो एमबीबीएस में यतीन जी एमबीबीएस की पढ़ाई ही रहे होंगे, लेकिन मैं तो ये आपको बोल रही हूँ कि अल्फला यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं थी अल्फला यूनिवर्सिटी की, ये सब पढ़ा रहे होंगे MBBS 17 लाख की तकरीबन उसकी 1 साल की फीस है। अब आप ये समझिए कि 16-17 लाख की 1 साल की फीस, 5 साल का कोर्स, इसमें भी पैसे लग रहे हैं। कोई एमडी कर रहा है तो 20-25 लाख की फीस आप उसकी भी मानकर चलिए, 1 साल की होगी, 2 साल का वो कोर्स हुआ। आप इतना पैसा लगाकर पढ़ रहे हैं। बकायदा गृह मंत्रालय की ओर से कई साल से एंटी रेडिकलाइजेशन सेल काम कर रहा है, पूरा डिपार्टमेंट है। लेकिन जब ये शख्स खुद इतनी सारी नैतिकता अलग हटकर इस तरीके से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने पर जब आमदा हो, तब तो इनको जवाब भी उसी अंदाज में देना चाहिए। तो गौर कीजिएगा कि गृह मंत्री ने भी 2-3 दिन पहले कहा था, पाताल में भी हो तो आतंकियों को खोज देना चाहिए। ये एक मैं स्टेटमेंट नहीं है यतीन जी, आप भी इतना पॉलिटिकल सर्कल में, ये एक, अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, मानवता की नैतिकता ताक पे रखकर हमारे देश की आतंकी जो आंतरिक सुरक्षा को आप नुकसान पहुंचाते, तो हम भी आपको पाताल में ढूंढकर निकालेंगे। ये एक मैसेज था। तो एक मैसेज भी था, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर मैं रचना से भी जानने की कोशिश करूँगा कि आपको ध्यान होगा पहलगाम घटना, तब शायद विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना विदेश दौरा बीच में बंद किया, बीच में छोड़कर आए और भारत आकर उन्होंने ऐलान किया बिहार की रैली में जाकर कि वो क्या करने वाले हैं। कि उन्होंने बोला था कि धरती के आखिरी छोर तक जहाँ भी वो छुपे होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और वहाँ से पाताल तक ढूंढकर उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब जब ये विस्फोट हुआ उसके बाद उन्हें अगले दिन भूटान जाना था। वो चाहते तो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन जो जानकार बताते हैं जिनसे मेरी बातचीत, उन्होंने कहा कि वो जानबूझकर भूटान का उन्होंने दौरा कैंसिल नहीं किया, और विदेशी धरती से उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए इसको चुना कि अपने देश की धरती से नहीं, विदेश की धरती से पूरी दुनिया को मैसेज जाना चाहिए, और जो आतंकवादी हैं, जो उनके पीछे हैं, जो उनके आका हैं, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है फिर से, और शायद इसी वजह से अटकलें लग रही है जो मैंने शुरू में बोला कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। रचना, और वहाँ क्या देखा आपने? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब उजाड़ा गया था पहलगाम में, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 जो भी खत्म भी नहीं हुआ, चल रहा है जी, तो वहाँ भी तो सिंदूर उजड़ा ही है ना, जो LNJP में देखा हुआ। बिल्कुल सर, अगर LNJP की बात करें, जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री भूटान दौरे पर गए थे, और भूटान दौरे से तुरंत लौटते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले LNJP हॉस्पिटल पहुंचे। उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद थी, लाइव दे रही थी, और जब हमने चलाया कि प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं,
बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री अंदर पहुंच गए हैं, परिवारों से मिल रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात जिस तरीके से, वहां लोग भी ये बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी का सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि इस ब्लास्ट में एक फैमिली का 34 साल का लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने 10 नवंबर को अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा हम डिनर पर चलेंगे और आप बीच रास्ते आइए, मैं बीच रास्ते आता हूँ, हम वहाँ से मिलेंगे। और अमूमन वो 8:30 बजे निकलता था अपनी शॉप से, वो ये कहकर निकला। 6:45 बजे उसने फ़ोन किया है और जैसे ही वो चांदनी चौक के एंट्री वाले गेट पर पहुंचा जहाँ ब्लास्ट हुआ, पहुंचते साथ ही सर ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद वो लड़के का पूरा हेड इंजरी और वो वहाँ गिरा। वहाँ जो गाड़ियाँ थी, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो उसके हाथ पर आकर गिरे। तो जब मैं ये स्टोरी करने गई, मेरी ज़िंदगी में मैं कभी शायद ऐसी स्टोरी नहीं करना चाहूँगी सर। वहाँ का वो माहौल था कि माँ रो रही है, पत्नी को कोई होश नहीं है, पिता पत्थर हो चुके हैं, आंखों का जो आंसू है वो सूख चुका है। फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत करके अंकल से पूछा कि अंकल आखिरकार वहाँ क्या हुआ। तो अंकल ने मुझे ये सारी चीज़ बताई। तब अंकल के साथ में एक और व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री इस पे बड़ा एक्शन लेंगे, कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 की तो तैयारी नहीं, ये उनका कहना उस था। बेटे ने जो अपने बाप को कॉल किया, एक उम्मीद से सफर शुरू किया कि जी। डिनर पर जाएंगे इस सफर के साथ, और लेकिन अफसोस के साथ खत्म हुआ। अब किसी को क्या पता था? बिल्कुल कैसे यतीन जी एक धमाका पूरे देश में असर डालता है। धमाका दिल्ली में हुआ था, बिहार में अगले दिन मैं पोलिंग जब कवर कर रहा था तो लोग कहते जब लाइन में लगे थे, ये भी बचा छोड़ा तो नहीं जाएगा, इनका भी अंत आ गया है। चुनावों छोड़ा पर तो उसका नहीं असर जाएगा। वोटिंग परसेंटेज पर था। वोटिंग परसेंटेज का तो मैं अभी नहीं आकलन कर सकता, लेकिन जो लोग क्या सोच रहे थे, अब वो वहाँ इनको मतलब छोड़ा पूरे नहीं देश में एक जाएगा। मैसेज था। और ये जो ना भावना है, शायद आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, पीएम ने इस नब्ज को पकड़ा और भूटान में यही जाके कहा कहीं भी किसी भी चोर में हो क्योंकि पकड़े जाएंगे। दूसरे देश की धरती से मैसेज देने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल। पूरी दुनिया उस ऐलान को सुने कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन दीपक मुझे ये बताओ, एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल क्या कुछ सुनने को मिला, किस तरह से काम कर रही हैं? क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं कि सच में ये सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं या देखिए इस वक्त जांच एनआईए के पास है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और बेहतर काम के लिए जानी भी जाती है। जिस वक्त ये पूरा, क्योंकि बॉम्ब धमाके हम इतने सालों से देखते आए, तो हमने या पांडे जी शायद 2005-4 के जो धमाके थे तब से इंडियन मुजाहिदीन का ही नाम आता था। कहीं भी धमाके होते तो वो कुछ ना कुछ छोड़ते थे। जैसे उनका बॉम्ब जो होता था उसमें टाइमर मिल जाता था, मौके से बॉल बेरिंग मिल जाती थी, जिलेटिन की छड़ें मिल जाती थी। इस वाले धमाके में कुछ नहीं मिला, एकदम नया पैटर्न था, जैश के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। सबका दिमाग, पहले हम लोग जो ऑफिशियल से बात कर रहे थे क्या इंडियन मुजाहिदीन आईएम है, क्योंकि मैं मौके पर था ना, तो मेरे को लगा था कि फिदायीन हमला एक कहने के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन दिमाग सीधे गया कि फरीदाबाद में जैश ने पकड़ा था सारा आज माल, जैश का सारा माल पकड़ा गया था, विस्फोटक बरामद हुआ था। जैश का पैटर्न जो था वो कार में धमाके वाला होता है इनका आज तक। यहाँ पर भी यही दिखाई दिया? मैंने भी वहीं पर शो में, अपने किशोर जी के शो में यही आपने बोला तो कि सबसे पहले यही बिल्कुल, बोला था कि जैश-ए मोहम्मद का इसमें पूरा वो लग रहा है। बिल्कुल फिदायीन हमला है और ये जैश का ही इसके पीछे टारगेट है, क्योंकि इनका पैटर्न रहता ही यही है। और आपने देखा भी होगा कि पूरे देश में पहली बार, पांडे सर, आज तक कोई धमाका ऐसा फिदायीन हमला इंडिया में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। हिंदी हार्टलैंड बिल्कुल। में सुसाइड बॉम्बर और जैश के मॉड्यूल द्वारा अंजाम देने देना, मुझे नहीं याद आता पूरे कभी- भारत में। कभी ऐसा पहली ऐसा बार, कभी हुआ। बिल्कुल पहली बार हुआ था। तो आप और- कह रहे हैं यानी कि ये पहला हमला है जो जैश ने फिदायीन हमला कराया भारत में, ये पहली घटना है? बिल्कुल पहली घटना। हार्टलैंड और में, हिंदी हाँ, हार्टलैंड हिंदी में, हार्टलैंड में। जो मतलब मेन मार्केट में और जो जहाँ पर मतलब हाँ, मेन लैंड में। और इसीलिए लोग क्यों चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2, इसी वजह से चाहते हैं, क्योंकि पहले इंडियन मुजाहिदीन था, अकीस था एक संगठन, इन दोनों संगठनों का बिल्कुल भारत से सफाया कर दिया गया। इंडियन जो एजेंसियां थी, हाँ, वो तो है ना? पूरी तरह से अब सिमी था, हाँ, ये अब जैश IM जो है, था। जैश का भी यहाँ नहीं है, पहले लश्कर भी था यहाँ पर, लश्कर भी इतना ऑपरेट लश्कर ने पहलगाम, हाँ, लश्कर की भूमिका बिल्कुल, पहलगाम में पहली थी उसकी और भूमिका। इसकी भूमिका जैश जैश-ए की मोहम्मद इसमें आई की है। इसमें। हाँ, जैश की इसमें है, क्योंकि जैश का पूरा पैटर्न है, जैश से जुड़े हुए मॉड्यूल है। जिस श्रीनगर के जहाँ पर श्रीनगर में पोस्टर चिपकाने को लेकर पहली घटना हुई थी, उस पोस्टर से तो सारी कहानी सारी निकली ना। कहानी वहीं से हुई। अगर वो पोस्टर नहीं लगता तो जम्मू कश्मीर पुलिस जांच नहीं करती, जांच बिल्कुल नहीं नहीं। करती तो पता ही फरीदाबाद नहीं तक चलता। पहुंचते नहीं, और फरीदाबाद तक नहीं पहुंचते तो इतना बड़ा। यस, और यतीन जी, देखिए सारे इसमें ना डॉक्टर एक से बहुत उसी में थे। इम्पोर्टेंट ये कि हम बात कर रहे हैं कि एजेंसियों की सूझबूझ ने बड़ा हमला भी बचाया है, जहाँ पर हम कह रहे हैं बहुत कि इतना बड़ा विस्फोट, हमला। इतना बिल्कुल, आपको इसमें तो अमूल्य Yes. यहाँ पर एक चीज़, हम लोग एक अधिकारी के साथ बैठे हुए थे इसी कवरेज के दौरान, उन्होंने एक चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि
कहीं ना समझने में देर लगी है। अगर फरीदाबाद में इतना बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है तो ये बड़ी कॉमन बात है कि फरीदाबाद में पकड़ा जाए, गुड़गांव में पकड़ा जाए, गाजियाबाद में पकड़ा जाए, तो वो तो अड्डे नहीं हो सकते, लक्ष्य तो दिल्ली ही होगा। तो उनका ये कहना था, जिस अधिकारी के साथ मैं बैठी थी, तो उनका ये कहना था कि ये कोऑर्डिनेशन अगर उस दिन बेहतर हो जाता कि फरीदाबाद में ये पकड़ा गया है और दिल्ली अब हाई अलर्ट पे रहे। क्योंकि उसके बाद की बात की ना, मुझे ये बताइए पांडे जी, जब भी लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद आता तो आईएसआई तो 100% पीछे होगा। बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट है यतीन। लश्कर और जैश का एकदम अलग अलग काम करने का तरीका है। लश्कर फंड तो वहीं से मिलता है, बिल्कुल सपोर्ट वहीं से मिलता है। आईएसआई के पाकिस्तान सरपरस्त आतंकी इनको समर्थित कर रहे थे और सीधे तौर पर मदद मिल रही थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ के लिए और करीब 250 से 400 ओवरग्राउंड वर्कर डिटेन किए गए थे। उन पर अलग अलग धाराएं लगाई गई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद। उसके बाद सितंबर के महीने में जब ऐसे पोस्टर्स आते हैं तो मतलब ये समझिए मायने कितने बड़े हैं कि किस बेकरारी से, किस एंजाइटी से पाकिस्तान की ओर से ये आतंकी नेटवर्क को लगातार सक्रिय। अब आप दोनों के पास कुछ है अलग, कुछ ऐसा हो जो मैं एक चीज पंचायत में बताना हाँ, चाहूँ। पंचायत में ये जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ ये कि दिल्ली में सारी एजेंसियां बैठी हुई हैं, एनसीआर में बैठी हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसे गांव को चुना, एक कस्बे को चुना जहाँ किसी की नज़र नहीं जाएगी, तो वहाँ से प्लान कर रहे थे सारा कुछ। ये समझिए कहाँ से कहाँ की, क्योंकि गांव में लोग ध्यान भी नहीं देते, पुलिस वाले भी ध्यान नहीं देते, तो उसका फायदा उठाया। पता ही नहीं था किसी को कि इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे यहाँ का हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी देखिए ना, वैसे गांव में एक घर में 10 घर में क्या बन रहा है ये भी पता होता है, लेकिन ये पता नहीं चला। मतलब माहौल कितना चेंज होता जा रहा है। एरिया देखिए ना, वहाँ पर एरिया भी देखिए ना। पूरे धमाके ने न केवल जांच एजेंसी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, हम रिपोर्टर्स के लिए भी एक नई चुनौती है कि ऐसे संवेदनशील कॉम्प्लिकेटेड मामले को हम कैसे कवर करें। और इसमें तो कम से कम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बहुत बेहतर तरीके। बिल्कुल, देखिए ना, वो घर पर थे, वो अपने घर से निकले, ये घर पर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ये 12 घंटे से जॉब कर रहे थे और उसके बाद भी वहाँ पर पहुंचे। आपको भी देखा, आप भी लगातार 5 बजे से मंत्रालयों में पूरा सक्रिय थे। कुछ रचना बताना मेरा सब मतलब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि सभी यहाँ पे मेरे से सीनियर हैं और सबका बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे बार बार सर बात हो रही है पैटर्न की, तो ये जो वाइट कॉलर टेररिज्म कि अब जो पढ़े लिखे लोग, चाहे वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर की बात करें तो उसको तो हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जब कुछ दिक्कत होती है तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर्स भी ऐसे ब्लास्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या टेररिज्म जो ये जो फैल रहा है कि पढ़े लिखे लोगों को इसलिए चुना जा रहा है कि उनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि उनको बहुत चीज़ें पहले से आती हैं, पहले से वो समझदार होते हैं, क्या ये कारण भी हो सकता है? ये कोई नई बात नहीं है रचना। और इंजीनियर पहले भी इंजीनियर प्रोफेसर पीर बॉय एक बहुत ही बड़ा एक प्रोफेशनल था और 10-11 साल पहले उसको धमाके में उसकी गिरफ्तारी। तो ये तो टारगेट हैं। और लाल किले ब्लास्ट में वो प्रोफेसर भी तो पकड़ा। बिल्कुल प्रोफेसर और ये सब इन्होंने पैट बना ली है, इन्होंने पैट बना ली है। ये ज्यादा खतरनाक, ये ज्यादा। और हम सब की एज ए सोसाइटी, जांच एजेंसी तो कर रही, हम सबको ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए। दीपक, मैं तो चाहूँगा दीपक कुछ ऐसा भी बताइए जो अभी तक आपने न बताया ना हो और आप बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, अभी जस्ट बात ही काट रहा था। गुजरात एटीएस ने पकड़े थे 3 लोग, तीनों में से एक मोइनुद्दीन था जो चाइना से पढ़कर आया है, चाइना से ली है, लेकिन उसका ये प्लान था कि वो रासायनिक वेपन बनाएंगे, मतलब पब्लिक वो जो आया था राइस से बनाकर उसका कुछ है ना, वो क्या था? मतलब वो केमिकल का वेपन बनाने का मतलब आप समझिए, सोचिए ना, और पैटर्न सोचिए इनका। डॉक्टर जैसा भी रचना ने बताया था कि डॉक्टर भगवान का रूप है, हम डॉक्टर पर तो आंख बंद करके विश्वास करेंगे, डॉक्टर पर कोई एजेंसी विश्वास नहीं कर पाएगी ना कि वो टेररिज्म में काम कर रहा है। अब तो देखिए प्लान देखिए ना, सफेद कॉलर व्हाइट कॉलर, ये प्रोफेशन ये पूरा शक के घेरे में आ गया। तो अब हम किसके पास जाएंगे ये बताइए ना। आम आदमी के दिमाग में तो सोच रहा होगा ना कि किस डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। यूनिवर्सिटी जैसे उदयपुर में हुआ कि वो दर्जी ने मार दिया, बिल्कुल कन्हैया, कोई कैसे भी कर सकता है। फिर मतलब ब्रेन वॉश इस तरीके से करा जा रहा है कि अब ये डॉक्टर्स को कोई शक था ही नहीं किसी को, डॉक्टर्स की इतनी बड़ी लॉबी जाएगी। किस तरीके का वो स्पीच उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ग्रुप में फैला रहे हैं। मतलब कि जो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं यतीन जी की, इसको ना बाहर से पूरी लगातार इनको डीप रूटेड इंट्रूजन, मतलब कि एक गहरी पैच बनाई है। बिल्कुल। अब लास्ट इस पंचायत का, क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है, तो मैं बस ये कि क्या ऑपरेशन पार्ट 2 क्या लग रहा है आपको? लोगों की क्या बात तो होती होंगी, नेताओं से बात होती होंगी, अधिकारियों से बात होती होंगी, सब अपना अपना बताइए। देखिए सर, ऑपरेशन पार्ट 2 जैसे कि मेरे सामने तो एक
उन्होंने कहा कि इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उनका यही कहना था। और एक विक्टिम जो इस वक्त अभी हॉस्पिटल में है, उनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अब तक तो हम यहाँ पर ठीक थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए तो उनका कहना था कि अब राहत है कि कम से कम उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कुछ तो बड़ा प्लान हो रहा है। तो कुछ ये बड़ा प्लान होगा जी, ये मैसेज है। ये मैसेज है। ये जरूरी इसलिए भी मैं समझ रहा हूँ क्योंकि हम भी जब चर्चा करते हैं किसी के बीच में, तो प्रधानमंत्री शांत नहीं रहते हैं, सबको पता है इस तरह की एक्टिविटी के बाद। और उन्होंने जो संदेश भूटान से दिया था कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो एक मैसेज चला गया है, कहीं ना कहीं काम हो रहा है। जी प्रियंका, मुझे लगता है कि ये हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ये नया भारत है, और हमने देखा है कि पहलगाम का वक्त हो, उससे पहले पुलवामा हो, बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे हैं, जैसा कि किसी भी देश से ऐसी सिचुएशन में एक्सपेक्ट किया जाता है। और मुझे लगता है इस बार के भी नतीजे अलग नहीं होंगे। पहले तो घर के भेदियों को ढूंढा जा रहा है, पूरा नेटवर्क को सेट किया जा रहा है, और आई एम श्योर कि जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, जरूरी है, पकड़ना जरूरी है। लेकिन क्या आप ये तो सब कह रहे हैं ऑपरेशन, मैं आपसे जानना चाहूंगा पांडे जी, क्या तैयारी नहीं कर रहे होंगे दूसरे भी? पूरी तरीके आतंकवादी भी तो तैयार होंगे ना? देखिए उनकी तैयारी हो चुकी है, उनकी तैयारी एक्सपोज की है भारतीय एजेंसियों ने, अब बारी हमारी है। नहीं, पलटवार पर वो भी तो पलटवार पूरी तरीके से। लेकिन इस बार का जो चीज है, इस बार का जो एक्शन है ऐसा है, केवल ऑपरेशन नहीं होगी, सर्जरी होगी। सर्जरी होगी, इस तरीके से टेरर के इकोसिस्टम को नष्ट करने की तैयारी की जाएगी। और ये काम शुरू हो चुका है। ये काम शुरू सिर्फ कश्मीर में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर की एजेंसियों के बीच पिछले एक हफ्ते से इतना सघन यह मंत्रणा का कोऑर्डिनेशन, एक और ऐसा खुद गृह मंत्री भी उसमें लगे पड़े हैं, ऐसा अकस्मात और ऐसा मतलब हमें भी अंदाजा नहीं लगेगा किस तैयारी से भारत इस आतंक को न केवल पलटवार करेगा, इसकी सर्जरी करेगा ताकि इसका नामो निशान मिले। क्योंकि देखिए ऑपरेशन से सर्जिकल स्ट्राइक हो या अलग अलग स्ट्राइक जो की गई है वो सबके सामने, और पाकिस्तान भी इस बात को बखूबी समझता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। तो वो सारे जो भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, सारे जो वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, उस पर वो भी तैयार करके बैठा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा करते हैं जो उनके विरोधी कभी सोच भी नहीं पाते, और इसी वजह से हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि तूफान से पहले की शांति। और हालांकि अगर गली मोहल्लों की मैं बात करूं, जो नुक्कड़ों की मैं बात करूं, तो वहाँ एक चर्चा है, एक शेरो शायरी चलती है कि कौन है वो लोग जो बम बनाते हैं, और इनसे अच्छे तो वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। यानी कि इन आतंकियों से जो कायराना हरकत करते हैं, कीड़े भी इनसे बहुत अच्छे हैं। यानी कि कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे जो ये लोग हैं जो छुप छुप कर वार करते हैं। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत अब वो है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखती है, और शायद यही कारण था कि दूसरे देश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मैसेज दिया है। और वो खनक और हनक जिस मैसेज को दे रही है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, अब वो कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा।